हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत। स्टूडेंट्स, बिहार स्पेशल टॉपिक के तहत हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और हिस्ट्री में यानी बिहार स्पेशल का ये हम लोगों का 22वां क्लास होगा। और आज के क्लास का जो टाइटल है बिहार खिलाफत एवं असहयोग आंदोलन, यानी बिहार के संदर्भ में खिलाफत आंदोलन के जो तथ्य हैं और असहयोग आंदोलन के जो तथ्य हैं उनको हम लोग देखेंगे। इस क्रम में हम लोग खिलाफत आंदोलन का जो क्या उसका मतलब है, खिलाफत आंदोलन कैसे शुरू हुआ, क्यों हुआ, उन सारी बातों को भी थोड़ा बहुत हम लोग देखेंगे, क्योंकि बिहार के संदर्भ में खिलाफत आंदोलन से रिलेटेड बहुत ज़्यादा फैक्ट्स नहीं हैं। असहयोग आंदोलन के दौरान भी बहुत ज़्यादा फैक्ट्स बिहार से रिलेटेड नहीं है, मतलब इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। तो थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग खिलाफत आंदोलन के आरंभ की बातों को भी कुछ देखेंगे, खिलाफत आंदोलन क्यों, कैसे, और असहयोग आंदोलन भी कैसे, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में क्या गतिविधि रहती है और उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स जो हैं इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स, उसको हम लोग देखेंगे। आप सब लोग कुछ लोग जुड़ चुके हो और लोग जल्दी से जुड़िए। और इस टॉपिक को आज हम लोग, चूँकि टॉपिक थोड़ा सा हमने बढ़ाया है, खिलाफत के साथ साथ असहयोग को भी जोड़ा है, कि हम लोग अब देखते हैं टॉपिक को। टॉपिक हम लोगों का है खिलाफत मूवमेंट और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन। उसके संदर्भ में बिहार से संबंधित जो बातें होंगी वो पूरा आपका इस पे स्क्रीन पे भी फैक्ट जैसे आता है उसको फिर हम स्लाइड में बताएंगे आपको। देखिए बाबू, खिलाफत आंदोलन, खिलाफत आंदोलन का एक जैसे शब्द से लगता है कि भाई खिलाफत तो किसी चीज़ का खिलाफ करना, किसी चीज़ का विरोध करना, ठीक है। तो ये खिलाफत आंदोलन क्या था, कब का है, इस पे थोड़ी हम लोग बात करें। और जहाँ तक हमको लग रहा है कि मॉडर्न हिस्ट्री में भी आप लोग इस टॉपिक पर आ चुके होंगे, शायद राहुल सर पढ़ा रहे हैं आप लोग को, तो वहाँ पर भी शायद चर्चा हो चुकी होगी, या नहीं तो अगर बाद में होनी होगी, अगर पीछे होंगे तो फिर बताएंगे। हमको ये नहीं मालूम कि अभी मॉडर्न में आप लोगों का क्या टॉपिक चल रहा है, लेकिन चलिए यहाँ हम लोग कुछ बात करते हैं। और ख़ास करके हम लोग फोकस करेंगे बिहार के संदर्भ में खिलाफत आंदोलन की बातों को। खिलाफत आंदोलन ये प्रथम विश्व युद्ध में हमने जो अंग्रेज़ों को साथ दिया था विश्व युद्ध के दौरान, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 14 से 18 जो प्रथम विश्व युद्ध आप जानते हो, तो विश्व युद्ध के दौरान भारतीयों ने एक तरह से सहयोग दिया था। हमारे ब्रिटिश आर्मी में हमारे सोल्जर्स थे, ठीक है, और भी तरह से सपोर्ट भारतीयों का रहा था। प्रथम विश्व युद्ध में हमें ये उम्मीद थी कि भाई, उसको हम लोग वहाँ भी पढ़े थे, होम रूल मूवमेंट के बारे में भी थोड़ा सा हम बात किए थे उस पर। तो ये एक था कि भारतीयों को कुछ अच्छा कुछ और भी अधिकार, शासन में भागीदारी कुछ ज़्यादा सुनिश्चित होगी इसके बाद, लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ दिखा नहीं। बहुत सारी बातें हैं उस समय की। तो इसमें एक घटना क्या होती है कि जो ऑटोमन साम्राज्य होता है, जहाँ पर या उसको टर्की का जो साम्राज्य था, उसका फिर ये जो मित्र राष्ट्र थे प्रथम विश्व युद्ध में, उसका बंदरबाट हो गया था उस साम्राज्य का, इन लोगों ने किया था। और चूंकि टर्की में खलीफा का शासन था और खलीफा को एक विशेषाधिकार, विशेष स्थिति थी ऑटोमन साम्राज्य में। और खलीफा क्या, खलीफा एक पद, और इस पद की शुरुआत प्रोफेट मोहम्मद के बाद होता है इस्लाम में। तो एक धर्म गुरु का ये पद हुआ। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम के धर्म प्रमुख के रूप में एक पद हुआ खलीफा, और प्रथम खलीफा हुए थे अबू बकर। खैर वो बात अलग की है। तो खलीफा एक जो पद है वो इस्लाम के धर्म प्रमुख के रूप में वो पद था।
और प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों द्वारा, विशेष करके ब्रिटेन के द्वारा, खलीफा के अधिकारों को समाप्त किया गया और उस साम्राज्य का, जिसको ऑटोमन साम्राज्य कहेंगे, जो आपको देखोगे कि यूरोप के दक्षिण पश्चिम में, अफ्रीका के उत्तरी भाग में और पश्चिमी एशिया में वह साम्राज्य का फैलाव था, जिसको कॉमनली ऑटोमन साम्राज्य बोला जाता था। तो उसमें स्थिति क्या हुई कि भाई उस साम्राज्य का मतलब बंदर बांट हो गया मित्र राष्ट्रों के बीच में, और साथ साथ मुख्य मुद्दा ये था कि खलीफा के अधिकार को समाप्त किया गया। तो चूंकि यहाँ पर एक सेंटिमेंट हर्ट किया कि साहब इस्लाम के जो धर्म गुरु हैं, धर्म प्रमुख हैं, उनके अधिकार को तो ब्रिटिश व्यवस्था ने भाई अनदेखा किया, उसको समाप्त किया। तो इसके खिलाफ एक आक्रोश हुआ और खलीफा के हक में, खलीफा के समर्थन में, खलीफा के अधिकारों की रक्षा हेतु और ब्रिटेन के गतिविधि, ब्रिटेन के द्वारा उठाए गए स्टेप के खिलाफ जो मूवमेंट चला, इसका नाम हुआ खिलाफत आंदोलन, खिलाफत मूवमेंट। तो खिलाफत मूवमेंट कब शुरू हुआ? तो प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद। और खिलाफत मूवमेंट का प्रभाव, यानी खलीफा के अधिकार छीने जाने का प्रभाव भारत पर भी दिखता है। भारत में भी जो मुस्लिम समुदाय थे, उनको ब्रिटिश सरकार से ये अपेक्षा नहीं थी, ब्रिटिश सरकार से ये वो नहीं सोचते थे कि हमारे साथ ऐसा अन्याय होगा, और इसलिए ब्रिटिश व्यवस्था, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ एक मूवमेंट शुरू हुआ भारत में भी। और भारत में इस मूवमेंट के जो सबसे प्रमुख जो लीडर्स थे, जो अली ब्रदर्स, उसमें नाम मोहम्मद अली और शौकत अली, मोहम्मद अली और शौकत अली, ठीक है। वो तो मोहम्मद अली और शौकत अली ये दोनों भाई थे, अली ब्रदर्स के रूप में इनको हम लोग जानते हैं, मतलब रेफ़र किया जाता है। तो अली ब्रदर्स के हाथ में ये आंदोलन का नेतृत्व, मोहम्मद अली और शौकत अली। अब थोड़ी सी बात हम लोग देखते हैं कि साहब अंग्रेज़ों के पहले यहाँ शासन जो था मुग़लों का, मुख्य शासन, मुख्य धारा का जो शासन अंग्रेज़ों के पहले जो था वो मुग़लों का था। 1857 का जो सिपाही विद्रोह हुआ, जो 1857 की हम अपनी क्रांति कहते हैं, तो उस क्रांति का, उस विद्रोह का अलग अलग स्थान पर अलग अलग लोगों ने नेतृत्व दिया, लेकिन उसका नेतृत्व मुग़ल बादशाह, अंतिम मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र ने भी दिया, नेतृत्व किया। और अंग्रेज़ों ने बहादुर शाह जफ़र को गिरफ्तार कर लिया, उन्हें रंगून भेज दिया, जहां उनकी मृत्यु हो जाती है बाद में। तो अंग्रेज़ कहीं ना कहीं, चूँकि मुग़ल को ही रिप्लेस एक तरह से करके अंग्रेज आए थे, चाहे भले वो ग्रेजुअल रूप में हुआ था, एकाएक की बात नहीं है, लेकिन अब अंग्रेज़ों को 1857 के बाद एक ये लग रहा था कि ये फिर से अपने अधिकार को, क्योंकि इनका शासन रहा है, ये फिर से इसके लिए अंग्रेज विरोधी का गतिविधि में ये संलग्न रहेंगे। तो एक वो इस तरह से सचेत थे। 1885 में कांग्रेस की स्थापना, और कांग्रेस का पहला जो फेज है, जिसको हम लोग मॉडरेट फेज कहते हैं, उदारवादी काल कहते हैं, ठीक है, वो 1885 से 1905 रहता है। 1905 में जो बंगभंग आंदोलन होता है, बंगाल विभाजन के खिलाफ जो आंदोलन होता है, उससे कांग्रेस का फिर उग्र रूप दिखता है। यानी कांग्रेस ये करना शुरू करता है कि भाई अगर आपकी गलत पॉलिसी है, गलत कोई निर्णय है, तो हम उसका विरोध करेंगे। वहाँ के बाद अब अंग्रेज जो है
कांग्रेस के प्रति सचेत हो जाते हैं और लगता है कि ये कांग्रेस हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। और फिर कांग्रेस की शक्ति को कमज़ोर करने के लिए हमने एक दो बार और इसकी चर्चा किया है थोड़ा बहुत, अंग्रेज़ों के द्वारा 1906 में मुस्लिम लीग का गठन कराया गया और उसका उद्देश्य यही था कि भाई कांग्रेस ये नहीं कह पाए कि हम पूरे भारतीयों का प्रतिनिधित्व करते हैं, उसको उसकी शक्ति को कमज़ोर करने के लिए उसे काउंटर में एक संगठन को उन्होंने संरक्षण दिया, एक संगठन बनाया। तो ये गतिविधि चल रही थी। मुस्लिम लीग नो डाउट ने पहले फेज में अंग्रेज़ों के हाथ खेल रही थी। अब क्या है कि प्रथम विश्व युद्ध में जब भारतीयों का आपको साथ मिला है, मोरल सपोर्ट भी मिला है, यानी एक तरह से भारतीयों ने प्रथम विश्व युद्ध में आपको प्रत्यक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से आपको सपोर्ट किया। और विश्व युद्ध के दौरान, विश्व युद्ध के परिणाम के रूप में, एक परिणाम के रूप में ये दिखता है कि भाई खलीफा का अधिकार समाप्त हो जाता है। और चूंकि खलीफा के साम्राज्य से बहुत बड़ी बात नहीं है, यहाँ पर जो भारतीय मुस्लिम समुदाय के लोग थे, चूँकि वो धर्म प्रमुख के रूप में उनको देखते थे, धर्मगुरु के रूप में खलीफा पद को देखा जाता था, तो जिसके कहने पर, ऐसा नहीं है कि पूरे के पूरे, अब ये नहीं है कि मुस्लिम लीग है तो मुस्लिम लीग में पूरे के पूरे मुस्लिम समुदाय मुस्लिम लीग के द्वारा ही नेतृत्व प्राप्त कर रहा है, ऐसा नहीं था। ठीक है, एक बहुत बड़ा हिस्सा तो हमारे इंडियन नेशनल कांग्रेस से था, लेकिन जिन लोगों को वो कन्विंस कर सकते थे, जिन लोगों को सब डिवाइड एंड रूल के तहत उस संगठन को संरक्षण दे रहे थे, तो उनका तो कहीं ना कहीं सेंटिमेंट था, उनको तो कहीं ना कहीं ये एक्सपेक्टेशन था कि भाई हमारे खिलाफ इस तरह की बात अंग्रेज़ों के द्वारा किया जाएगा, ऐसी उम्मीद नहीं थी। तो एक आक्रोश अंग्रेज़ों के खिलाफ मुस्लिम समुदाय में भी हुआ। अब चूंकि 1906 से जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी वो लोग चल रहा है, अंग्रेज लोग, तो एक ऐसा मौका होता है कि भाई जब अंग्रेज़ों के खिलाफ अभी अधिकांश मुस्लिम समुदाय जब उससे खिलाफ है, उसका सेंटिमेंट हर्ट हो रहा है, तो इस पर आगे कुछ राजनीति होनी चाहिए। और गांधी जी, यह स्पष्ट रूप से कहीं कहा तो नहीं जाएगा, लेकिन गांधी जी का यही प्रयास यहाँ पर रहता है और गांधी जी ने खुल करके खिलाफत मूवमेंट का समर्थन किया, यानी खलीफा के पक्ष में आए और उन्होंने कहा, कांग्रेस को भी कन्विंस किया कि नहीं भाई खिलाफत के मामले में यानी खलीफा के पक्ष में हमें खड़ा होना चाहिए। तो खलीफा के अधिकार छीने जाने के मुद्दे पर कांग्रेस भी अंग्रेजों का विरोध की और इस खिलाफत मूवमेंट को सबने सपोर्ट किया। खिलाफत मूवमेंट का मतलब अ मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स इन फेवर ऑफ खलीफा, तो इसका सपोर्ट हुआ। तो ये एक अब राजनीति के दृष्टिकोण से अगर देखो तो ये गांधी जी का ये उद्देश्य था कि जो अंग्रेजों ने हमारे बीच में एक फूट डाल दिया है, वो फिर एकजुटता आए। और इसके परिणाम के रूप में ये दिखता भी है कि उस समय के राजनीति में, हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के दौर में, ये खिलाफत मूवमेंट और कुछ किया या न किया और इसका कुछ खास परिणाम तो हुआ नहीं, लेकिन इस राष्ट्रीय आंदोलन के इस दौर में हिंदू मुस्लिम एकता बहुत हद तक हुई और ये जो एक डिवीज़न, एक जो रेखा जो उन्होंने 1906 में था, वो बहुत हद तक एकजुटता लाने में ये आंदोलन कारगर रहा और इस आंदोलन को कांग्रेस का भी पूरा समर्थन रहा। और फिर अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का अध्यक्ष भी गांधी जी को बनाया गया, जबकि मुख्य लीडर यहाँ पर कौन थे? अली ब्रदर्स। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अली ब्रदर्स। और एक हम लोग पढ़े हैं, शायद हम लोग भी थोड़ा चर्चा किए होंगे, आप लोग पढ़े होंगे, सैयद ब्रदर्स, सैयद बंधु। तो सैयद बंधु जो है वो जो डिक्लाइन फेज ऑफ मुगल के समय किंग मेकर की भूमिका जो निभाते हैं, हम लोगों ने भी एक दिन चर्चा किया था, वो सैयद ब्रदर्स थे, ये अली ब्रदर्स। ठीक है, तो ये सब बातें हैं खिलाफत से संबंधित।
अब खिलाफत आंदोलन के संदर्भ में भाई बिहार में क्या हुआ, बिहार में मुख्य रूप से इसको किसने नेतृत्व किया, बिहार के कौन पर्सनालिटीज़ में, खास करके मजहरुल हक और सरफराज। तो ये मजहरुल हक जी ने यहाँ पर एक खिलाफत, यहाँ भी खिलाफत कमेटी बनी, उसके अध्यक्ष हुए, ठीक है। तो एक चीज़ यहाँ पर फिर दिखता है। फिर अब उसी दौर में आपका असहयोग आंदोलन शुरू होता है। अब यहाँ तक असहयोग आंदोलन जब 20 में हमारा शुरू हुआ, तो असहयोग आंदोलन के पहले तक की हमारी जो स्थिति है, कुछ घटनाएं जो हैं, प्रथम विश्व युद्ध के अंत में खिलाफत मूवमेंट, खलीफा के अधिकार का छीना जाना, उसके विरोध में खिलाफत मूवमेंट का चलना, एक ये बात। उसके साथ साथ एक घटना जो हुई 19 के आरंभ में रॉलेक्ट एक्ट का आना, और रॉलेक्ट एक्ट के तहत क्या था कि भाई जो भी ब्रिटिश सरकार को अस्थिर करने की स्थिति में होगा तो भाई अंग्रेज पुलिस को ये अधिकार होगा कि उसको शक के आधार पर गिरफ्तार कर ले, और ऐसे गिरफ्तारी में ऐसा जो भी गिरफ्तारी होगा तो गिरफ्तार व्यक्ति को कोर्ट में भी जाने का अधिकार नहीं होगा। और रॉलेक्ट एक्ट के तहत ही पंजाब के 2 पॉपुलर लीडर डॉक्टर सैफुद्दीन और सतपाल की गिरफ्तारी होती है, और उस गिरफ्तारी के विरुद्ध में जो एक समारोह होता है, एक मीटिंग हो रही होती है, और उस पर वो जालियांवाला बाग कांड हो जाता है। तो ये सब जो गतिविधि हुई, तो कहीं ना कहीं भारतीयों में अंग्रेजों के खिलाफ एक आक्रोश बना हुआ है, उसमें खिलाफत भी एक फैक्टर आ गया। तो और उसके पहले की बात करो तो लखनऊ पैक्ट के होते होते थोड़ी बहुत जो एकजुटता होनी चाहिए वो कुछ हो चुकी है। तो ये जो दौर है, यानी प्रथम विश्व युद्ध का अंतिम जो दौर है, वो भारत में राष्ट्रीय आंदोलन को तेज करने के लिए एक अच्छा माहौल बना हुआ है। चाहे वो माहौल क्रिएट हुआ हो खलीफा के अधिकार छीने जाने के कारण, चाहे वो माहौल क्रिएट हुआ हो रॉलेक्ट एक्ट और जालियांवाला बाग कांड के कारण। तो इस माहौल में फिर कांग्रेस राष्ट्रीय आंदोलन को एक नया रूप देना चाहती है, एक नए तरीके से उसको बढ़ाना चाहती है। तो कांग्रेस को ये लगता है कि एक नया मूवमेंट शुरू करने का ये एक अच्छा समय है, और तब कांग्रेस के द्वारा गांधी जी को ऑथराइज्ड किया जाता है कि साहब आप अपने तरफ से, अपने लीडरशिप में कांग्रेस की ओर से एक आंदोलन शुरू कीजिए, क्योंकि गांधी जी की भी पॉपुलैरिटी अब काफ़ी बढ़ चुकी होती है। गांधी जी ने भारत आने के बाद गांधी जी के द्वारा पहला जो सफल एक मूवमेंट चला, चंपारण सत्याग्रह, जिसका परिणाम अच्छा निकला। उसके बाद आप अहमदाबाद मिल आंदोलन, ठीक है, बारदोली, तो ये सब जो आंदोलन है उसमें गांधी जी की अपनी अच्छी मतलब परिणाम उनका निकलता है। और फिर गांधी जी का ये रहता है कि भाई अब कांग्रेस को लगता है कि गांधी जी तो पॉपुलर हैं, तो गांधी जी को ऑथराइज किया जाता है कि साहब आप ये कोई नया मूवमेंट शुरू कीजिए, और ये मूवमेंट का नाम दिया गया असहयोग आंदोलन, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। इस आंदोलन के तहत गांधी जी का ये संदेश था कि साहब अंग्रेजों का जो यह शासन है, अंग्रेजी जो शासन यहाँ है, उसके लिए बहुत हद तक हम उत्तरदायी हैं, क्योंकि वो शासन हमारे सहयोग से चल रहा है। अगर हम अपने उस सहयोग को विड्रॉ कर लें तो ये शासन खुद ब खुद मतलब कि कमज़ोर हो जाएगी। तो अंग्रेजी व्यवस्था को तो हम चला रहे हैं, चाहे उसके व्यवस्था में हम नौकरी करके, उनकी सुविधा को अवेल करके, उनके
प्रोडक्ट को, उनकी सर्विस को अवेल करके। तो चूंकि साहब ये हम चला रहे हैं, तो जो हम सहयोग दे रहे हैं वो सहयोग वापस ले लिया जाए। गांधी जी को मालूम था कि एकाएक वापस होने वाला नहीं है, लेकिन इसका परिणाम निकलता है। फिर गांधी जी, चूँकि गांधी जी बताए थे कि भाई इसकी प्रकृति क्या है, तो अहिंसक है, शांतिपूर्वक है, इसमें आपको अंग्रेजों से टकराने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्या कि आप उनके किसी नियम को तो तोड़ नहीं रहे हैं, आप सिर्फ जो सहयोग दे रहे हो सहयोग वापस लीजिए। यानी जैसे आप उनके यहाँ नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी रिज़ाइन कर दीजिए, आप उनके कोर्ट में काम कर रहे हैं, उनके लॉ प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप वहाँ से हट जाइए। आप अगर अंग्रेजी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जो पढ़ रहे हैं तो उससे भी आप हट जाइए। और उसके लिए गांधी जी ने एक वैकल्पिक व्यवस्था भी दिया कि खुद का हम लोग शिक्षण संस्थान स्थापित करें। गांधी जी वेस्टर्न एजुकेशन के विरोधी नहीं थे, लेकिन अंग्रेजों के द्वारा चलाए जा रहे शिक्षण संस्थान में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, एडुकेट होना ज़रूरी है, वेस्टर्न एजुकेशन को भी लेना ज़रूरी है, तो हम खुद का अपना चलाएंगे और उसमें आप आकर के शिक्षा लीजिए। तो जो अंग्रेज़ों के यहाँ नौकरी करने की जो आपकी ये जो ललक है, इसको आप इसका त्याग कीजिए, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि उनका सिस्टम जो होगा बैठ जाएगा, पैरालाइज हो जाएगा, और फिर वो यहाँ से चले जाएंगे, उनका ट्रेड भी आप बाइकआउट कीजिए। तो इन्होंने कहा साहब असहयोग कीजिए, जो सहयोग दे रहे हैं उस सहयोग को वापस लीजिए। बड़ा सिंपल सा, बड़ा अच्छा सा कॉन्सेप्ट था। और उस क्रम में बिहार में इसकी क्या गतिविधि हुई, ठीक है, उस संदर्भ में कुछ जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है उसको हम लोग देखेंगे। तो बिहार, चूँकि जो भी नेशनल मूवमेंट हमारा रहा है, ठीक है, उसमें बिहार की भूमिका रही है। बिहार कभी पीछे नहीं रहा है। जो भी मेन मूवमेंट्स हैं उसमें बिहार की भूमिका रही है। बिहार में वो बढ़ चढ़ करके वो सारे मूवमेंट्स चला है। तो इन दो मूवमेंट्स में, यानी खिलाफत मूवमेंट और असहयोग यानी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में बिहार से संबंधित क्या फैक्ट्स है उसको आज हम लोग देखेंगे, ठीक है। और वो आपके स्लाइड में आएगा, उस पर हम यानी पीडीएफ में जो भी आपका भेजा जाएगा उसको हम डिस्कस करते हुए आगे निकलेंगे। शायद आप लोग बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील का कानून, हाँ ठीक है, उसका रॉल एक्ट को। सर एक क्वेश्चन है, बिहार में गौ रक्षा के मुद्दे में पे हिंदू मुस्लिम दंगा कब हुआ था? दंगा तो नहीं हुआ था, गौरक्षणी सभा की स्थापना हुई थी, ठीक है। ये तो ऐसा कुछ देख लेंगे, ऐसा कुछ बहुत वो मेन स्ट्रीम का नहीं है। गौरक्षणी सभा का हम आपको बता देंगे। राहुल, हाँ हो गया सर, राहुल कुमार, आवाज़ ठीक है सर, चलिए ठीक है, सब लोग सुन रहे थे बात को। अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं और इस पे आपको जहाँ जहाँ मेन चीज़ रहेगा, शुरू में तो कुछ ऐसी बातें हैं जो जनरल बात है। खिलाफत आंदोलन और बिहार, खिलाफत आंदोलन और बिहार, ठीक है, ये टाइटल हम लोग का हुआ, क्योंकि दो टॉपिक को हमने इसमें लिया है, तो इसको थोड़ा सा जल्दी पढ़ेंगे। प्रथम विश्व युद्ध के अंत में मित्र राष्ट्रों द्वारा, मित्र राष्ट्र यानी जो ब्रिटेन के साथ थे, मुस्लिम समुदाय के धर्म प्रमुख खलीफा के प्रति किए गए दुर्व्यवहार एवं अन्याय के विरुद्ध में उठे आंदोलन को खिलाफत आंदोलन कहा गया। यह भारत में किसी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर छेड़ा गया पहला आंदोलन था। किसी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर, भाई खिलाफत, खलीफा तो यहाँ थे नहीं, तो किसी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे को लेकर के भारत में उठा यह पहला आंदोलन था। इस आंदोलन का मूल कारण तुर्की क्षेत्र में था, लेकिन भारत में यह व्यापक रूप से धारण कर लिया यह आंदोलन। बिहार में भी खिलाफत आंदोलन सक्रिय रहा। भारत के मुस्लिम समुदाय में ब्रिटिश शासन के प्रति जो असंतोष व्याप्त था, उसे खलीफा के मामले ने बाहरी सतह पर ला दिया। मैंने पहले से जो असंतोष व्याप्त था, तो खलीफा का मामला जो था उसको सरफेस पे ला दिया। खिलाफत आंदोलन के पूर्व 1916 में लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच कुछ प्रमुख मुद्दों पर समझौता हो चुका था।
यानी दोनों संगठन का ये था कि कुछ मुद्दे पर हम कॉमन अपना ये राय रखेंगे, जिससे राष्ट्र, क्योंकि खिलाफ ये जो 1916 का अधिवेशन हुआ था उसमें कांग्रेस के गरम दल और नरम दल तो मिल ही गए थे, साथ साथ उन दोनों के बीच समझौता तो हुआ ही था, साथ साथ कुछ कॉमन प्रोग्राम मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच भी डिसाइड हुआ था। इसी के बीच प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात ब्रिटिश सरकार के कार्यों से भारतीय लोग, विशेषकर मुस्लिम समुदाय के लोग आहत हो गए, यानी अच्छा माहौल बन रहा है मूवमेंट को चलाने के लिए। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सरकार द्वारा यह वादा किया गया था कि मित्र राष्ट्रों की विजय की स्थिति में तुर्की के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया जाएगा, किंतु युद्ध की समाप्ति के पश्चात मित्र राष्ट्रों द्वारा ऑटोमन साम्राज्य की बंदर बांट आरंभ हुई। इससे विश्व के अन्य भागों के मुसलमानों के साथ साथ भारतीय मुसलमानों की भावना को भी ठेस पहुंचा था, उनका असंतोष भड़का। किसके खिलाफ? अंग्रेजों के खिलाफ। 1919-20 में भारतीय मुसलमानों ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ खिलाफत आंदोलन छेड़ दिया। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य खलीफा की सर्वोच्चता स्थापित करना तथा तुर्की साम्राज्य के बंटवारे के विरुद्ध खलीफा के पक्ष में जनमत तैयार करना था। वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की बैठक में, कब? 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की बैठक में गांधी जी को अध्यक्ष चुना गया तथा ब्रिटिश सरकार के समक्ष खलीफा के साथ न्याय करने की मांग रखी गई। ठीक है, तो भाई अब खिलाफत आंदोलन वाले भी जो अली ब्रदर्स हैं वो भी देख रहे हैं कि भाई गांधी जी का अगर पूरा का समर्थन मिलता है तो अंग्रेजों पर एक बड़ा दबाव पड़ेगा। ठीक है, लेकिन खिलाफत आंदोलन का कोई परिणाम खलीफा के पक्ष में नहीं हुआ। अब खिलाफत में भी दो तरह से लोग थे, नरमपंथी और दूसरा गरमपंथी वर्ग। नरमपंथी वर्ग वाले इस आंदोलन को संवैधानिक रास्ते पर लेकर चलने के पक्ष में थे। ये कांग्रेस का नहीं, माने खिलाफत मूवमेंट में कुछ लोग चलते थे कि नहीं भाई अंग्रेजों से ही बात की जाए, ज़्यादा इसको जनरलाइज मूवमेंट न किया जाए। लेकिन जो इसमें भी जो गरमपंथी थे, जो चाहते थे कि नहीं कांग्रेस का समर्थन लेकर के, भारत के हिंदुओं का भी, पूरे भारतीयों का समर्थन लेकर के इस आंदोलन को ज़्यादा प्रभावकारी बनाया जाए और अंग्रेजों पर ज़्यादा दबाव डाला जाए। मार्च 1919 में बम्बई में खिलाफत समिति का गठन किया गया। मोहम्मद अली और शौकत अली, इन दो अली बंधुओं के साथ साथ अनेक मुस्लिम नेताओं ने इस मुद्दे पर संयुक्त जन कार्यवाही की संभावना तलाशने के लिए महात्मा गांधी के साथ चर्चा शुरू कर दिया। ठीक है, सितंबर 1920 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में महात्मा गांधी ने भी कांग्रेस के दूसरे नेताओं को इस बात के लिए मना लिया कि खिलाफत आंदोलन के समर्थन और स्वराज के लिए एक असहयोग आंदोलन शुरू किया जाना चाहिए। यानी कांग्रेस को भी मना लिया कि नहीं खिलाफत आंदोलन हमारा कॉमन प्रोग्राम में, खिलाफत आंदोलन को कांग्रेस की तरफ से सपोर्ट करना है। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति पर 16 फरवरी 1919 को पटना में, अब आ जाते हैं बिहार से, 16 फरवरी 1919 को पटना में हसन इमाम की अध्यक्षता में, ये देखिए ये नाम हमारे लिए बिहार के एग्जाम के लिए, हसन इमाम की अध्यक्षता में एक सभा हुई जिसमें खलीफा के प्रति मित्र राष्ट्रों द्वारा उचित व्यवहार के लिए लोकमत बनाने की बात कही गई। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता जो बिहार में हुए, मौलाना शौकत अली पटना आए। अभी हम लोग जो अली ब्रदर्स में देखें तो शौकत अली, मोहम्मद अली और शौकत अली दो खिलाफत आंदोलन के मुख्य नेता, तो शौकत अली पटना आए, ये कभी पूछ सकता है। ठीक है, मोहम्मद अली नहीं आए तो शौकत अली पटना आए। इस समय तक ब्रिटिश सरकार में असहयोग का विचार विकसित होकर, ब्रिटिश सरकार से असहयोग का विचार विकसित होकर काफ़ी सशक्त हो चुका था। 1919 के अप्रैल और मई के बीच मजहरुल हक ने बिहार के अनेक नगरों के, अब इसमें मजहरुल हक भी बहुत इम्पोर्टेंट नेता हो गए। और मजहरुल हक के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है भाई कि जो होम रूल वाले बात में भी मजहरुल हक थे, आगे भी असहयोग में भी मजहरुल हक है, कांग्रेस के एक बड़े लीडर हुए। तो मजहरुल हक ने बिहार के अनेक नगरों की यात्रा की और वो खासकर मोतिहारी और छपरा में उन्होंने जनसभाओं को संबोधित करते हुए खलीफा के प्रति अंग्रेजों के विश्वासघात की लोगों की जानकारी दी। तो भाई घूम घूम करके ज़्यादा प्रचार किसने किया, कौन से प्रमुख लीडर जो थे, बिहार के अन्य भागों में भी घूम करके
खिलाफत आंदोलन को प्रसारित किया, तो उसमें नाम आएगा मजहरुल हक का। फुलवारी शरीफ में मुस्लिम उलेमाओं का एक सम्मेलन हुआ जिसमें सरकार से असहयोग का प्रस्ताव पारित हुआ। ऐसे ही प्रस्ताव बिहार कांग्रेस कमेटी और बिहार प्रादेशिक सभा ने भी पारित किया। पटना सिटी में गुलाम इमाम और उनके सहयोगियों ने आम सभाओं को संबोधित करते हुए ब्रिटिश सरकार से असहयोग करने और तुर्की पर आरोपित शर्तों की भर्त्सना करने का आह्वान किया। तो ये सब नाम थोड़ा पढ़ लीजिएगा। पटना में आयोजित सभा में नूरुल हसन ने खिलाफत के समर्थन में, ठीक है, खिलाफत आंदोलन के समर्थन में यानी खलीफा के समर्थन में प्रांतीय विधायिका से त्यागपत्र दे दिया। यानी उस समय जो लेजिस्लेटिव यहाँ पर एक काउंसिल होती थी उससे उन्होंने क्या किया, त्यागपत्र दे दिया। फुलवारी शरीफ के शाह बदरुद्दीन ने शमसुल उलेमा की उपाधि त्याग दी। यानी ये उपाधि किसके द्वारा इनको दिया गया था, किसके द्वारा दिया गया था, अंग्रेजों के द्वारा। तो उस उपाधि का इन्होंने त्याग किया। और शाह सुलेमान ने अवैतनिक दंडाधिकारी का पद त्याग कर दिया। अवैतनिक दंडाधिकारी का मतलब होता है कि भाई बिना वेतन के, ठीक है, ऑर्डिनरी मजिस्ट्रेट कहा जाता है। तो अवैतनिक, ये थोड़ा सा हमको लगता है इम्पॉर्टेंट हो सकता है कि खिलाफत आंदोलन के दौरान निम्न में से किसने अवैतनिक दंडाधिकारी का पद त्याग दिया, ये भी हो सकता है। और किसने शमसुल उलेमा का उपाधि त्यागा था खिलाफत आंदोलन के सपोर्ट में, तो ये नाम भी हो सकता है, कभी क्वेश्चन ये आ सकता है, ठीक है। और फिर देखोगे असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 1920 में पारित हुआ था, लेकिन इसके काफ़ी पहले ही बिहार में असहयोग का प्रस्ताव पारित हो चुका था और सरकार से असहयोग आरंभ कर दिया गया था। यानी बिहार में जो था असहयोग, वो खास करके खिलाफत के दौरान ही असहयोग की बात यहाँ पर शुरू हो चुका था। वर्ष 1920 में बिहार में खिलाफत आंदोलन के प्रभाव में वृद्धि हुई। 19 मार्च 1920 ईस्वी को बिहार में मुसलमानों ने खिलाफत के समर्थन में हड़ताल का आयोजन किया। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, इस क्वेश्चन में भी हम डाले हैं, ये इम्पोर्टेंट हो सकता है। 20 अगस्त 1920 को सेवरेस की संधि के प्रकाशन से, ठीक है, ये फ्रांस में सेवरेस जगह है, और वहाँ पर जो संधि हुआ, ट्रीटी हुआ, उसके हिसाब से ऑटोमन साम्राज्य का बंटवारा जो मित्र राष्ट्रों के बीच में है वो स्पष्ट हो गया। यानी आपके खिलाफत आंदोलन का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तुर्की पर अनेक कठोर शर्तें आरोपित किए जाने की बात स्पष्ट हो गई, जिससे भारतीय मुस्लिम समुदाय में ब्रिटिश शासन के प्रति आक्रोश और बढ़ गया। गांधी जी ने भी इस संधि का विरोध करने का फैसला किया तथा उन्होंने शांति स्थापना के लिए मनाए जाने वाले समारोहों के बहिष्कार का निर्णय लिया। अब देखिए, गांधी जी मैंने शांति स्थापना यानी जो ब्रिटिश के खिलाफ, ब्रिटिश व्यवस्था के खिलाफ जो खिलाफत आंदोलन हो रहा है, तो एक हुआ कि भाई नहीं शांति समारोह हो, इस बात को लोगों को मैंने ब्रिटिश सरकार की तरफ से था। गांधी जी ने कहा कि नहीं, जब ऐसा निर्णय आ चुका है तो इसके लिए शांति समारोह अब नहीं हो सकता है। गांधी जी के इस निर्णय का बिहार में स्वागत हुआ। 30 नवंबर 1920 को पटना में आयोजित सभा में हसन इमाम ने शांति समारोहों के बहिष्कार का आह्वान किया। मौलाना आज़ाद के नेतृत्व में रांची में भी मुसलमानों ने, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के नेतृत्व में रांची में भी मुसलमानों ने ऐसे समारोहों का बहिष्कार किया। तो पहले एक भरोसा था कि ब्रिटिश सरकार कहीं कुछ लौट सकती है, खलीफा के अधिकार को कुछ फिर से दे सकती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो फिर इस तरह के शांति समारोह की कोई बात नहीं हुई। लेकिन फिर भी खिलाफत मूवमेंट में कहीं भी तोड़ फोड़ या आक्रमण या इस तरह की बात नहीं थी। बात समझ रहे? तो अब गांधी जी एज ए पॉलिटिशियन, गांधी जी एज ए लीडर, उन्होंने देखा कि एक, जैसा कि हमने बताया कि उसमें एक अच्छा मौका है भाई, कि जो इन्होंने हमें डिवाइड करने का कोशिश किया है, अब इनका रूप भी सामने आ चुका है, और जो लोग इनके झांसे में यानी मुस्लिम लीग के समर्थन में चले गए थे, तो उनको भी समझ में आ चुकी होगी कि भाई हमारे सेंटीमेंट से अंग्रेज़ों को कोई लेना देना नहीं है।
गांधी जी ये कन्विंस करना चाहते थे। क्योंकि मुस्लिम लीग तो इस पर कुछ बोल नहीं पा रहा था, मुस्लिम लीग कुछ नहीं बोल पा रहा था। क्यों? क्योंकि वो तो संरक्षित था ना अंग्रेजों से, और अभी बहुत 1906 में उसकी स्थापना, तो मुस्लिम लीग कुछ बोल नहीं रहा था। और हमारे लिए ये अच्छा मौका था, यानी राष्ट्रीय आंदोलन के लिए, राष्ट्रवादी विचारधारा के लिए अच्छा मौका था यूनिटी को फिर से स्ट्रॉन्ग करने के लिए। ठीक है, तो गांधी जी इस मौके को भाई हाथ कैसे जाने देते। तो गांधी जी ने भाई खिलाफत मूवमेंट का एकदम सपोर्ट किया। खलीफा के हक में जो अधिकार होना चाहिए इसके लिए गांधी जी आगे आए। और चूँकि कांग्रेस का भी सपोर्ट मिले और गांधी एक चमत्कारी व्यक्तित्व, तो अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी ने गांधी जी को अपना अध्यक्ष बनाया। तो ये क्वेश्चन हो सकता है अखिल भारतीय, तो ये तो जनरल भी आप खिलाफत जब पढ़ाया जाएगा तो उसमें बात तो होगी ही, लेकिन यहाँ बिहार से रिलेटेड बहुत कुछ नहीं है। लेकिन जो जो कुछ नाम उम आया, किस दिन मतलब कि हड़ताल करने का आह्वान किया गया, तो ये सब जो फैक्ट होगा वो बड़ा इम्पॉर्टेंट होगा आपके लिए। खिलाफत आंदोलन एवं असहयोग आंदोलन साथ साथ चलने लगे, लेकिन असहयोग आंदोलन के बढ़ते प्रभाव के सामने खिलाफत आंदोलन का मुद्दा गौण हो गया। गौण होने का बात नहीं है, क्योंकि वहाँ से अब कुछ मिलने की स्थिति रही नहीं और तब तक असहयोग शुरू हो चुका है। तो एक तरह से ये जो हमारा यूनिटी एक हुआ, और चूंकि असहयोग करना है तो किसका करना है? अंग्रेजों का करना है। खिलाफत में भी खिलाफ करना है तो किसका करना है? अंग्रेजी व्यवस्था के खिलाफ करना है। तो फिर दोनों में बहुत कुछ का अंतर नहीं हुआ। तो एक तरह से वो मूवमेंट भी आपको असहयोग आंदोलन में मर्ज कर जाता है। खिलाफत आंदोलन से जुड़े नेताओं तथा संस्थाओं के प्रति ब्रिटिश सरकार का रवैया काफ़ी सख्त रहा। दूसरी ओर तुर्की के मुस्तफ़ा कमाल पाशा द्वारा खलीफा के पद को समाप्त करने के साथ ही खिलाफत का प्रश्न गौण हो गया। अब वहाँ पर टर्की में आप जानते हो मुस्तफ़ा कमाल पाशा टर्की के आधुनिक निर्माता कहा जाता है उनको। तो उन्होंने फिर ये जो रिलीजियस जो पद उद था, जो खलीफा को स्पेशल प्रिविलेजेस था, जो राइट्स था उनका, वो सारा चीज़ क्या हो गया, वहाँ समाप्त हो गया। तो इसके बाद अब कोई ऑप्शन नहीं बच गया है। तो एक तरह से अंततः कोशिश ऐसे नॉमिनल वो रह गया। 1924 में खिलाफत आंदोलन समाप्त हो गया। ठीक है, लेकिन खिलाफत तो आपको 20 तक में असहयोग आते थे, खिलाफत कोई अप्रभावकारी आंदोलन नहीं रह पाया था, कोई इफेक्टिव मूवमेंट अब फिर नहीं रह पाया था। आंदोलन ने हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल कायम की थी। इस आंदोलन में बिहार की भूमिका महत्वपूर्ण रही थी। वो जब आप लिखोगे मान लो कि डिस्क्रिप्टिव, तो उस समय आप इस सब लाइन का यूज़ करना है। अब है असहयोग आंदोलन और बिहार। तो असहयोग का शाब्दिक अर्थ ही होता है सहयोग नहीं करना। तो किसका सहयोग नहीं करना? अंग्रेजों का सहयोग नहीं करना। किस तरह का सहयोग? जो हम सहयोग करते हैं, तो जो हमने बताया सहयोग क्या करते हैं भाई, उनकी व्यवस्था से जुड़ करके हम सहयोग कर रहे हैं। भले अपने एम्प्लॉयमेंट के लिए उनके यहाँ नौकरी कर रहे हैं, उनकी जुडिशियरी को हम ओबे कर रहे हैं, उनके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जा करके हम एडुकेशन ले रहे हैं। तो एडुकेशन लेना तो भाई हमारे लिए ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि वो एडुकेशन तो कोई ख़राब नहीं था, वेस्टर्न एडुकेशन की तो कोई खामी हम नहीं कहेंगे। तो भाई वो गांधी जी ने भी विरोध नहीं किया, किसी ने नहीं कहा कि आप पश्चिमी शिक्षा को मत लीजिए। ठीक है, तो वो तो बात है, लेकिन आप उसकी व्यवस्था के लिए सपोर्टिव मत बनिए, उसकी व्यवस्था को चलाने का आप फैक्टर मत बनिए। ठीक है, तो भाई फैक्टर नहीं बनना है तो क्या करना है? तो जो आप सहयोग दे रहे हैं, तो सबसे बड़ा चीज़ क्या था? उनके ट्रेड का बाइकआउट कीजिए। तो ये आंदोलन चलाने वाले को भी मालूम था कि एकाएक, गांधी जी को भी मालूम था कि एकाएक ऐसा कोई खास बाइकआउट नहीं हो पाएगा, एकाएक असहयोग नहीं हो पाएगा, लेकिन ग्रेजुअल होगा। सर, खिलाफत मूवमेंट को किसने सपोर्ट नहीं किया? भारती सिंह का यह है कि किसने सपोर्ट नहीं किया। तो अगर मैं कहूं कि मुस्लिम लीग ने खिलाफत आंदोलन को भी सपोर्ट नहीं किया, यानी खिलाफत आंदोलन पर कुछ बोल ही नहीं पाया वो। क्यों? क्योंकि वो तो अंग्रेज संरक्षित था ना, वो किस से बोलता, कैसे बोलता? तो वैसा कुछ हुआ नहीं। ठीक है, और खिलाफत आंदोलन को तो भाई कांग्रेस के द्वारा सपोर्ट था। भारती सिंह का अगर कोई ऐसा आंसर आपके पास है तो आप थोड़ा टाइप कीजिए। सर, नॉन कॉपरेशन करने का सुझाव गांधी जी को कहाँ से मिला था? कोई बिहारी ही था ना।
देखिए, ये कहना कि नॉन कॉपरेशन का सुझाव गांधी जी तो नॉन कॉपरेशन का सुझाव गांधी जी को बहुत पहले से था। गांधी जी इस अवधारणा को पहले से ही जानते थे। और गांधी जी ने क्या किया था? बाइकॉट तो किया ही था ना। तो नॉन कॉपरेशन का सुझाव गांधी जी को किसी बिहारी ने ही दिया था, ऐसा तो भाई कुछ नहीं। गांधी जी का ये देखो। और नॉन कॉपरेशन की जहाँ तक बात है, नॉन कॉपरेशन में हम क्या कर रहे हैं? एक बाइकॉट भी तो उसमें है। एक तो कह रहे हैं कि भाई जो उनकी सेवा में आप हैं उससे अलग हो जाइए, लेकिन गांधी जी ने यहाँ पर मिलिट्री सर्विस में नहीं कहा था और उसका जिक्र ही नहीं किया था। क्यों? क्योंकि उससे अराजक की स्थिति हो जाती। तो 1905 में भी जो हमारा स्वदेशी मूवमेंट चला था, बंगाल विभाजन के खिलाफ जो मूवमेंट चला था, तो बहुत सारा ये ऑब्जेक्टिव्स तो उसमें भी था। हाँ, उसमें ये नहीं था कि भाई हम उनकी नौकरी छोड़ दें, ये नहीं था। उसमें क्या था कि उनके सामान का बहिष्कार किया जाए। तो दोनों में वहाँ सिर्फ बाइकआउट था, यहाँ पर नॉन कॉपरेशन यानी असहयोग। और असहयोग के साथ साथ, असहयोग का मतलब क्या कि आप उनकी व्यवस्था में जो लगे हुए हैं उस व्यवस्था से हट जाइए, और साथ साथ उनके सामानों का भी यूज़ न कीजिए। एक तरह से ये उसमें भी अंतर निहित था, लेकिन मुख्य रूप से था कि आप पहले उनको जो सपोर्ट कर रहे हैं उनके सिस्टम में जो उस सिस्टम से अपने को अलग कर लो। अच्छा मैडम, क्या मदन मोहन मालवीय? तो भारती सिंह मदन मोहन मालवीय जो है, मदन मोहन मालवीय बुक में दिखा। अच्छा, चंपारण में सर महिलाओं द्वारा साबरमती से सर गांधी जी काफ़ी प्रभावित हुए थे। सत्या चल सकते हैं, क्योंकि गांधी जी ने वहाँ भी, लेकिन इस तरह का कोई बहुत स्पष्ट, देखिए इसमें बहुत सी बातें ऐसी हैं ना कि जिसकी बहुत स्पष्ट प्रमाणिकता नहीं है, तो हम लोग बहुत स्पष्ट नहीं कर सकते हैं। हाँ, गांधी जी ने तो कहीं ना कहीं चंपारण से बहुत कुछ वो देखे थे कि भाई चंपारण में सफल जो किए थे बात को, तो वो भी बहुत बड़ी चीज़ है। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे जो मेन फैक्ट्स है, वैसे फैक्ट्स को हमने उठाया ही नहीं है जिस पे बहुत स्पष्टता नहीं हो। महात्मा गांधी को यहाँ 19 सितंबर 1920 में कलकत्ता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बुलाया गया। विशेष अधिवेशन, ऐसे कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन जो होता था वो विंटर में होता था, यानी साल के अंत के समय होता था, और जब जरूरत होता था तो विशेष अधिवेशन भी बुलाया जाता था। तो सितंबर में जो कांग्रेस का विशेष अधिवेशन हुआ था, स्पेशल जो सेशन हुआ था, वो कलकत्ता में हुआ था, जिसमें गांधी जी द्वारा असहयोग संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, और गांधी जी का यह प्रस्ताव कुछ सामान्य विरोध के बाद पारित हो गया। कांग्रेस में भी विरोध हुआ था असहयोग का कुछ, तो ये पारित हो गया था। कहाँ पारित हुआ था? कलकत्ता में। किस अधिवेशन में? विशेष अधिवेशन में। लेकिन फिर 1920 के ही एनुअल जो सेशन था, एनुअल जो कांग्रेस का सेशन था, उसमें पूरी तरह से इसको अनुमति कांग्रेस की तरफ से हो गया और गांधी जी को ऑथराइज किया गया असहयोग आंदोलन चलाने के लिए। 1920 के कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में, अर्थात 1920 के कांग्रेस के वो कहाँ हुआ था? नागपुर में। असहयोग आंदोलन की विधिवत शुरुआत की अनुमति प्रदान की गई। महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया गया असहयोग आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में एक परिवर्तन का कदम था। इस आंदोलन ने राष्ट्रीय आंदोलन के स्वरूप में अचानक परिवर्तन करते हुए समाज के सभी वर्गों के लोगों को राष्ट्रहित के लिए एक साथ जोड़कर राष्ट्रीय आंदोलन को व्यापक बनाया। वर्ष 1920 के कांग्रेस के विशेष अधिवेशन के अध्यक्ष, यहाँ पर हमने ऐसे लिख दिया, ये बिहार से संदर्भित बात नहीं है, लेकिन फिर भी 1920 के विशेष अधिवेशन जो कलकत्ता में हुआ था कांग्रेस का, उसके अध्यक्ष आपके लाला लाजपत राय जी थे, और वार्षिक अधिवेशन जो नागपुर में हुआ था उसके अध्यक्ष सी विजय राघव चारी जी थे। 20वीं सदी के आरंभ में भारतीय जनमानस में निराशा का माहौल था। 20वीं सदी के आरंभ में यानी 1900 के बाद, ठीक है, 1900 के बाद क्या था भाई? निराशा का माहौल था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस आशा से ब्रिटिश सरकार का समर्थन किया था कि युद्ध की समाप्ति के पश्चात सरकार भारतीयों के हित में कुछ करेगी,
किंतु युद्ध के समाप्ति के बाद रॉलेट एक्ट, जालियांवाला बाग कांड इत्यादि ने कांग्रेस की आशाओं को ध्वस्त कर दिया था। कांग्रेस ठगी हुई महसूस करने लगी। हंटर कमीशन की रिपोर्ट जो इसकी जांच के लिए था, जालियांवाला बाग के लिए, तथा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम में निहित दोहरी शासन प्रणाली से ब्रिटिश सरकार की कुटिल नीति को उजागर हुआ। अब यहाँ पर देखोगे ये चीज़ फिर भी बिहार के संदर्भ में तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बात कर रहा हूँ। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम, ये 1919 का अधिनियम है। और या तो आप पॉलिटी पढ़ रहे हो तो वहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के तहत देखोगे, या फिर जो मॉडर्न हिस्ट्री के तहत जो आपको अधिनियम बताया जाएगा उसमें। तो ये 1919 का जो अधिनियम था, ठीक है भाई, ये प्रथम विश्व युद्ध के बाद का ही तो है, रॉलेट एक्ट के बाद की ही तो बात है, आपको जालियांवाला बाग कांड के बाद का ही तो ये है। तो इसमें जो कुछ भी हमें मिला, प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था दिया गया, प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था दिया गया, ठीक है। तो प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था का मतलब क्या था कि प्रांत में जो शासन के जो मुद्दे हैं उस पर कुछ विषय पर शासन डायरेक्ट गवर्नर का रहेगा, और कुछ विषय का हेड, माने विभाग का हेड चुने हुए भारतीयों को बनाया जाएगा। तो प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था, आप पूरी तरह से तो स्वायत्तता की बात हमको दे नहीं रहे हो, तो प्रांतों, और वो भी बहुत सारी बातें उसमें थी। आप अधिनियम को देखोगे कि भाई रिजर्व और ट्रांसफ़र सब्जेक्ट, यानी कुछ सब्जेक्ट रिजर्व रहेगा गवर्नर के हाथ में, गवर्नर अपने ऑफिसर्स के द्वारा उस विभाग को चलाएगा, और कुछ विभाग में के हेड बनाया जाएगा जो चुने हुए भारतीय होंगे, ठीक है। तो ये कहाँ पर, सिर्फ ये भी कहाँ पर, सिर्फ स्टेट लेवल पर, सेंट्रल लेवल पर ऐसा आपकी भागीदारी नहीं दी गई। तो इन सारी बातों से जो हम चाह रहे थे कि हमें कुछ जो संवैधानिक रूप से कॉन्स्टिट्यूशनल जो हमारा कुछ डेवलपमेंट, मतलब कि हमें कुछ अधिकार मिलेगा, यानी कि शासन में हमारी भागीदारी सुनिश्चित होगी, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नहीं मिला। विश्व युद्ध के कारण उत्पन्न आर्थिक कठिनाइयों ने भारतीय जनता में असंतोष को बढ़ाया तथा ब्रिटिश शासन के प्रति उस मोह को भंग किया जिससे सुखद भविष्य की कल्पना की गई थी। देखो, ये सब मेंस लिखने के क्रम में आप ये सब लाइन लिख सकते हो। असहयोग आंदोलन के माध्यम से यह आह्वान किया गया कि भारतीय अपने को उन सभी कृत्यों, यानी एक्टिविटी, उन कृत्यों, गतिविधियों, सेवाओं से अलग रखें जो ब्रिटिश शासन को चलाने में सहायक है। ये मैसेज था। इस आंदोलन के कार्यक्रम के तहत सरकारी सेवाओं का त्याग, सरकारी उपाधियों एवं प्रशस्ति पत्रों, जो भी कुछ आपको अवार्ड मिला है उसको लौटाना, सरकारी स्कूलों, कॉलेजों, न्यायालयों का त्याग करना तथा विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना इत्यादि शामिल था। त्याग एवं बहिष्कार के साथ साथ, त्याग मतलब आप जिस पद पर हो, मतलब जिस काम के लिए, उसका त्याग करो, और बहिष्कार यानी जो भी गुड्स या सर्विस जो उनका अवेल करते हो उसको बाइकआउट करो, के साथ वैकल्पिक व्यवस्था उपलब्ध कराना भी इस आंदोलन के कार्यक्रम में शामिल था। जैसा कि हमने कहा कि भाई शिक्षा अगर आप छोड़िएगा, उनके शिक्षण संस्थान से निकलिएगा, तो आपको शिक्षा के लिए, आपके लिए क्या किया जाएगा, कांग्रेस के तरफ से या भारतीयों के द्वारा संचालित शिक्षण संस्थान को आप ज्वाइन कीजिए, उसमें जाके पढ़िए। अतः राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना तथा स्थानीय विवादों के निपटारे के लिए पंचायतों के गठन का भी प्रस्ताव इस आंदोलन में था, जिस पर आंदोलन के दौरान सराहनीय कार्य हुए थे। यानी इसमें दो चीज़ कि भाई आपको अगर कोई विवाद है तो ब्रिटिश कोर्ट में जाने के बजाय आप पंचायत में अपने विवाद को सुलझाइए। ये एक मतलब कि ऑब्जेक्टिव रखा गया था। वहाँ से जब आप छोड़ते हैं स्कूल, कॉलेज, तो फिर जो कांग्रेस के द्वारा जो नेशनल उस तरह से इंस्टीट्यूशन खोला जाएगा, जो संस्था खोला जाएगा, उसमें आकर के आप पढ़ाई कीजिए। तो ये सारी बातें जो थी, सर महिलाओं का वोट देने का अधिकार कब मिला, हाँ ठीक है आरुषि बताएंगे ये सब। गुरुजी मेंस में इससे काम चल जाएगा या उसका अलग क्लास होगा? किशन कुमार, देखिए ये जो है ये बेसिकली मेंस में जो बिहार से रिलेटेड अगर बातें अगर लिखेंगे तो उसमें आप इन सारी चीज़ों को आप कुछ दे सकते हो, ठीक है। पूरी तरह से मेंस का तो एक अलग क्लास आप लोग का रहेगा ही, मेंस में तो बताया ही जाएगा, लेकिन साथ साथ ये पीटी के साथ आपको कुछ फैक्ट्स अगर मिल रहा है
तो इससे एक आपका लिखने का एक क्या लिख सकते हैं, कुछ अभी आप पढ़ोगे तो इसमें कुछ ना कुछ आपको मिलता जाएगा। खिलाफत मूवमेंट के स्टार्ट का फिक्स डेट क्या होगा सर? कोई बहुत फिक्स डेट के चक्कर में मत जाइए, वैसा कोई फिक्स डेट नहीं है, ठीक है। अलग अलग पढ़िएगा वो कन्फ्यूज़न हो, कोई वैसा फिक्स डेट नहीं है। चंपारण में सर महिला द्वारा साबरमती से गांधी जी काफ़ी प्रभावित हुए थे। चलिए ठीक है, साबरमती से प्रभावित हुए थे ये हम समझे नहीं। इस आंदोलन में वस्त्र उत्पादन के लिए चरखा तथा ये सब, अब क्या बताया गया कि भाई जब बस बाइकआउट कीजिएगा बस कपड़ा का, विदेशी कपड़ा का, तो उसके लिए क्या कीजिए, अपना चरखा से कपड़ा निकालिए। स्कूल छोड़िएगा, कॉलेज छोड़िएगा तो क्या कीजिए, कांग्रेस के द्वारा स्थापित संस्थाओं में जाइए। कांग्रेस के दैनिक कार्यों की देखरेख के लिए 15 सदस्यीय कार्यकारिणी का गठन किया गया था। इस स्थानीय स्तर पर भी कांग्रेस के संगठन को मजबूत बनाने का प्रयास तेज किया गया। तो ये सारे फैक्ट जो हैं, अब हम बिहार से रिलेटेड फैक्ट्स को देखते हैं। अर्थात इस आंदोलन को प्रभावकारी बनाने के लिए कांग्रेस के संगठन का विकेंद्रीकरण किया गया, यानी छोटे छोटे जगह पर भी उसका संगठन कांग्रेस का रखा गया। असहयोग आंदोलन काफ़ी तेजी के साथ अपना व्यापक प्रभाव दिया। असहयोग आंदोलन की गतिविधियां बिहार प्रांत में जोर शोर से चली थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अगुवाई में बिहार प्रांतीय सम्मेलन का आयोजन भागलपुर में हुआ। अभी देखिए, इस समय प्रांतीय सम्मेलन का पहली बार जो बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहली बार जो आयोजन हुआ था वो 1908 में हुआ था। ये 1920 की बात है। तो 1920 में बिहार प्रांतीय सम्मेलन का आयोजन भागलपुर में हुआ और उसकी अध्यक्षता किसने किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और यहाँ पर उन्होंने गांधी जी के असहयोग आंदोलन का अनुमोदन किया, यानी ये बिहार प्रांतीय सम्मेलन था, ठीक है, और इसकी बैठक हर साल होती थी। तो उसमें राजेंद्र प्रसाद ने ये आह्वान किया कि नहीं भाई, हम गांधी जी के मूवमेंट के साथ रहेंगे। बिहार में ब्रजकिशोर प्रसाद के सुझाव पर स्वराज के मुद्दे को भी असहयोग आंदोलन का हिस्सा बना दिया गया। अब यहाँ पर कि बिहार में हमारा जो असहयोग आंदोलन चलेगा इसमें स्वराज का मुद्दा भी होगा। स्वराज मतलब अपना शासन। तो बिहार थोड़ा आगे बढ़ा, असहयोग के साथ साथ स्वराज के मुद्दा को भी इसमें शामिल किया, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह असहयोग आंदोलन का हिस्सा नहीं था। राष्ट्रीय आंदोलन में राष्ट्रीय स्तर पर स्वराज्य उसमें नहीं जोड़ा गया था, लेकिन यहाँ पर उस प्रांतीय सम्मेलन में राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में जो प्रांतीय सम्मेलन हुआ उसमें हुआ कि भाई गांधी जी का सहयोग आंदोलन बिहार में चलाया जाएगा। बिहार में उसका अनुमोदन किया गया, ठीक है। साथ साथ इसमें ब्रजकिशोर प्रसाद के कहने पर, ब्रजकिशोर प्रसाद के सुझाव पर स्वराज के मुद्दा को भी इसमें शामिल किया गया, यानी स्वराज माने अपना शासन। असहयोग आंदोलन के दौरान मजहरुल हक, राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद तथा मोहम्मद शफी सहित अनेक नेताओं ने विधायिका के चुनाव से अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली। जो विधायिका के चुनाव की बात थी, ठीक है, उससे उन्होंने अपनी उम्मीदवारी को वापस ले लिया। बिहार में अनेक अधिकारियों ने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया। अनेक वकीलों ने अदालतों का बहिष्कार किया। चलो ये सामान्य बात है। अब यहाँ फैक्ट जो है, वकालत पेशा को छोड़ने वाले में प्रमुख वकीलों में श्री कृष्ण सिंह, दीपनारायण सिंह, अनुग्रह नारायण सिंह, ब्रजकिशोर प्रसाद, महेंद्र प्रसाद इत्यादि थे। तो यहाँ पर ये आता है कि भाई इन लोगों ने, इसमें राजेंद्र बाबू भी थे, तो ये प्रमुख लोगों ने ऐसा पूछेगा कि किस वर्ष इन्होंने अपनी वकालत पेशा को त्यागा था, किस आंदोलन के दौरान। जैसे क्वेश्चन आ जाएगा कि श्री कृष्ण सिंह ने किस आंदोलन के दौरान वकालत पेशा को त्याग दिया था, वकालत पेशा को छोड़ दिया था, तो असहयोग आंदोलन, ठीक है। ऑप्शन रहेगा असहयोग, सविनय अवज्ञा, फिर भारत छोड़ो आंदोलन, इस तरह से। तो इस उद्देश्य से ये हमने लिखा है। छात्रों ने स्कूल तथा कॉलेज का त्याग किया। इसमें पटना, यहाँ से इम्पॉर्टेंट है बात अपने बिहार के लिए, वो तो मतलब हमने थोड़ा बताया कि भाई असहयोग आंदोलन क्या, उसके बारे में कैसे। छात्रों ने स्कूल तथा कॉलेज का त्याग किया। इसमें पटना लॉ कॉलेज के मोहम्मद शेर तथा बीएन कॉलेज के अब्दुल बारी और मोहम्मद शफी प्रमुख थे। यानी अब क्वेश्चन हमारा कैसे हो सकता है हमारे एग्जाम में कि असहयोग आंदोलन के दौरान मोहम्मद शेर के द्वारा निम्न में से किस
संस्थान का त्याग किया गया या किस संस्थान के वो छात्र थे, ऐसा क्वेश्चन। या फिर अब्दुल बारी, और लोगों ने भी किया है, लेकिन जो मुख्य लीडर हैं उनसे संबंधित फैक्ट्स हमारे क्वेश्चन के लिए हो सकता है कि साहब अब्दुल बारी जो थे वो हमारे कांग्रेस के लीडर थे और बिहार के एक प्रमुख फ्रीडम फाइटर में थे। तो उन्हीं के नाम पर आपका जो कोइलवर में जो रेलवे पुल है सोन नदी पर, रेल और रोड पुल दोनों, तो वो इनके नाम पर ही अब्दुल बारी पुल है, ठीक है। और इन पर्सनालिटी में हम आएंगे तो इनके बारे में बताएंगे। और मोहम्मद शफी, ये लोग बीएन कॉलेज के स्टूडेंट थे, और मोहम्मद शेर जो थे वो पटना लॉ कॉलेज के स्टूडेंट थे। तो ये इम्पॉर्टेंट होता है। स्कूल कॉलेज छोड़ने वाले विद्यार्थियों को शिक्षा का वैकल्पिक साधन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पटना में मोहम्मद फजलुल रहमान तथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, ये गांधी जी का भी आह्वान था, और उस पर बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना की गई। बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई, ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होगा। इस आंदोलन के दौरान, अब असहयोग आंदोलन के दौरान ही बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज, जो आज एनआईटी के रूप में है, बाद में उसको एनआईटी का दर्जा दे दिया गया, तो बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज के 15 छात्रों ने पढ़ाई छोड़कर मजहरुल हक के मार्गदर्शन में कार्य करने लगे। मजहरुल हक ने दीघा में रहने वाले अपने मित्र खैरू मियां, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, की जमीन पर सदाकत आश्रम का निर्माण किया। जो सदाकत आश्रम पटना में बाद में कांग्रेस का कार्यालय हो गया वो, तो उस आश्रम का निर्माण किसके द्वारा कराएगा, मजहरुल हक के द्वारा। उस आश्रम के निर्माण के लिए जमीन किसने डोनेट किया या किनका जमीन था, तो खैरू मियां। ये सब हम लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट होगा, ठीक है। धीरे धीरे यह आश्रम बिहार में राष्ट्रीय आंदोलन का मुख्य केंद्र बन गया तथा आगे चलकर अब यहाँ पर ये चीज़ और ये जो हो गया, और जो वहाँ पर बताया कि बीएन कॉलेज और लॉ कॉलेज को छोड़ने वाले मुख्य लोग जो थे, ये इम्पॉर्टेंट आपके लिए होता है। गांधी जी द्वारा देश में राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र की स्थापना की अपील पर 6 फरवरी 1921 को बिहार विद्यापीठ की स्थापना की गई। एक जो हम लोगों ने देखा राजेंद्र बाबू के द्वारा बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना, ये भी है, और फिर यहाँ पर आपको 21 में स्थापित होता है, उसका डेट नहीं मिलता है, बिहार नेशनल जो बिहार राष्ट्रीय विद्यालय का उसका डेट नहीं है, महाविद्यालय का डेट नहीं है। और यहाँ पर 6 फरवरी 1921 को बिहार विद्यापीठ की स्थापना की गई। अब ये सिर्फ एक शिक्षण संस्थान के रूप में नहीं, इसको जब आप पढ़ते हो तो लगता है कि भाई ये जो है इसके अंदर में बहुत सारे इंस्टीट्यूशन चलेंगे। तो मजहरुल हक को बिहार विद्यापीठ का कुलाधिपति यानी चांसलर तथा ब्रजकिशोर प्रसाद को कुलपति यानी वाइस चांसलर नियुक्त किया गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हमारे लिए हो सकता है। पूरे राज्य में इस विद्यापीठ से संबंधित राष्ट्रीय पाठशालाओं की स्थापना की गई, यानी जो राष्ट्रीय पाठशाला हुए इसके तहत हुए, ये एक तरह से यूनिवर्सिटी टाइप का हो गया बिहार विद्यापीठ। तो बिहार विद्यापीठ का कुलाधिपति यानी चांसलर बनाया गया मजहरुल हक बने, और ब्रजकिशोर प्रसाद को चांसलर, ये क्या बोलते हैं, वाइस चांसलर। और उसके तहत उससे संबद्ध, उससे एफिलिएटेड, उससे जुड़ा हुआ राष्ट्रीय पाठशालाओं की स्थापना हुई, जिसमें प्राथमिक से माध्यमिक तक की शिक्षा की व्यवस्था थी ये पाठशालाओं में। राज्य में असहयोग आंदोलन से संबंधित कार्यक्रम के प्रचार प्रसार तथा राष्ट्रीय भावना को उभारने के उद्देश्य से मजहरुल हक द्वारा 30 सितंबर 1921 को सदाकत आश्रम से द मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन किया गया। ये फिर इम्पॉर्टेंट आपके लिए होगा। बाद में भी एक मदरलैंड करके निकला है बाबा ठाकुर प्रसाद द्वारा, वो बताएंगे, वो क्रांतिकारी गतिविधि के समय। तो ये द मदरलैंड, ये याद रखिएगा कि असहयोग आंदोलन के समय मदरलैंड अखबार हो, पत्र जो लिख दे, लेकिन बेसिकली अखबार था। तो द मदरलैंड का प्रकाशन कहाँ से हुआ, तो सदाकत आश्रम से, और किसके द्वारा, तो मजहरुल हक के द्वारा। तो यहाँ एक दो फैक्ट जो है वो इम्पॉर्टेंट हमारे लिए मिल रहा है क्वेश्चन के।
नवंबर 1921 में ब्रिटेन के युवराज के भारत आगमन के विरोध में, जो प्रिंस ऑफ वेल्स था, के विरुद्ध में बिहार प्रांतीय सम्मेलन द्वारा बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया। 27 नवंबर 1921 को बिहार प्रांतीय कांग्रेस समिति द्वारा बिहार कौमी सेवक दल की स्थापना की गई। अब ये भी इम्पॉर्टेंट है, क्या इसका प्रभाव हुआ वो नहीं, लेकिन चूंकि फैक्ट मिलता है, बिहार कौमी सेवक दल की स्थापना की गई। इस समिति में खिलाफत कार्यकर्ता तथा समिति क्या, ये कांग्रेस समिति द्वारा, मैंने इस दल में खिलाफत कार्यकर्ता तथा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की भर्ती की गई। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार के शाहाबाद जिले के डुमरांव में नशाबंदी आंदोलन चलाया गया। अब ये एक इम्पॉर्टेंट होगा, क्योंकि भाई यहाँ पर नशा के विरुद्ध में, तो चूंकि असहयोग आंदोलन के दौरान डुमरांव में, जो बक्सर जिला में आज पड़ेगा, डुमरांव सब डिवीजन है, वहाँ पर नशाबंदी आंदोलन चला, नशा के खिलाफ आंदोलन चला। तो ये एक फैक्ट मुझे दिख रहा है कि बिहार के एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। असहयोग आंदोलन के दौरान फरवरी 1922 को भागलपुर में झंडा कांड हुआ। ये भी कोई बहुत बड़ी घटना नहीं, लेकिन हमारे लिए यहाँ से क्वेश्चन ये फ्रेम हो सकता है। फरवरी 1922 में झंडा कांड। भागलपुर में औद्योगिक प्रदर्शनी के दौरान यहाँ के ठेकेदारों ने राष्ट्रीय झंडा का प्रयोग किया, जिस पर ब्रिटिश अधिकारियों ने आपत्ति की। भागलपुर का यह झंडा कांड बिना किसी हिंसक घटना के शांत हो गया। ये हमने बताया इसका कोई बहुत प्रभाव या बहुत बड़ी घटना नहीं, लेकिन ये चूँकि क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि क्वेश्चन तो जानते हो कि भाई खोज के क्वेश्चन बीपीएससी में रहता है। तो झंडा कांड ये किस समय का, और ठीक है, जबकि उस समय तो फिर 5 फरवरी को आपको ये असहयोग आंदोलन को वापस भी लिया जाता है। तो भाई ये नहीं पूछेगा फरवरी कितना, हो सकता है शुरू का ही हो। तो झंडा कांड असहयोग आंदोलन के दौरान कहाँ का, तो भागलपुर का। इसमें किया गया था क्या कि भागलपुर में औद्योगिक प्रदर्शनी के दौरान यहाँ के ठेकेदारों ने, जो भी वहाँ पर इंडस्ट्री में जो ठेका का काम करते होंगे, उसमें राष्ट्रीय झंडा का प्रयोग किया। और झंडा का उस समय जो बात था, बहुत हद तक अभी झंडा हमारा नेशनल कोई झंडा फ्रेम्ड नहीं हुआ था, लेकिन आप जानते हो कि भीखाजी रुस्तम कामा द्वारा जर्मनी में एक राष्ट्रीय झंडा प्रदर्शित किया गया था। तो कुछ उस तरह का झंडा, यानी ब्रिटिश झंडा के अलग एक अपना झंडा का प्रदर्शन इन लोगों ने किया था, और उसमें कोई हिंसक घटना उठना नहीं हुई, लेकिन इसको झंडा कांड के नाम से बहुत सी किताबों में मिलता है, इसलिए हमने इसको लिख दिया यहाँ पर। 5 फरवरी 1922 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा कांड के पश्चात गांधी जी ने अचानक असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। इस प्रकार बिहार में भी असहयोग आंदोलन को औपचारिक रूप से रोक दिया गया। असहयोग आंदोलन को उसके लक्ष्य प्राप्ति से पूर्व ही समाप्त घोषित कर दिया गया, किंतु इसकी उपलब्धियां काफ़ी महत्वपूर्ण रहीं। इस आंदोलन ने पहली बार भारत के हर क्षेत्र तथा हर वर्ग के लोगों को एक आंदोलन से जोड़ा। इस प्रकार इस आंदोलन ने कांग्रेस को राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में प्रमाणित किया कि भाई कांग्रेस को एक राष्ट्रीय संगठन के रूप में, कि ये नेशनल लेवल पर कोई मूवमेंट चला सकता है, ये उसकी स्ट्रेंथ एक दिखता है। इस आंदोलन ने जनता में आत्मविश्वास, आत्मसम्मान जगाया। चलिए ठीक है। इस आंदोलन ने सांप्रदायिक एकजुटता को भी प्रदर्शित किया। बिहार असहयोग आंदोलन का एक मुखर प्रांत था, जहाँ के नेताओं ने इस आंदोलन के प्रचार प्रसार में उल्लेखनीय भूमिका दिया। तो ये तो कंक्लूड किया गया है टॉपिक को। अब है कि भाई रिप्रेजेंटेशन, जो इन्होंने पूछा कि भाई महिलाओं को कब से अधिकार दिया गया, एक क्वेश्चन था वोट देने का। तो वो तो स्पष्ट रूप से नहीं, लेकिन आप जानते हो कि 1919 में उसको देख लेना होगा। लेकिन 1909 में, चूँकि 1909 से ही अंग्रेज़ों की एक गतिविधि आपको जो दिखती है, 1909 का अधिनियम आता है, ठीक है, जिसको हम लोग मार्ले मिंटो एक्ट के रूप में जानते हैं। उस समय मार्ले जो था वो भारत सचिव था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स फॉर इंडिया था, और मिंटो यहाँ पर वायसराय था। तो उसमें क्या होता है, कम्युनल अवार्ड की पहली बार घोषणा, मुस्लिम समुदाय के लिए
लेजिस्लेचर में यानी गवर्नर जनरल की परिषद में सीट क्या किया गया, रिजर्व किया गया। ठीक है, जो भारतीयों के लिए जो सीट है उसमें सीट रिजर्व किया गया, कॉम्युनल डिवीज़न दिया गया। 1919 के अधिनियम से आप देखते हो कि सिखों के लिए, एंग्लो इंडियन के लिए सीट रिजर्व किया गया। ठीक है, तो कहाँ पर, विधायिका में। और विधायिका क्या होता था, गवर्नर जनरल की दो काउंसिल होती थी, एक लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव काउंसिल। इसी तरह से गवर्नर की भी दो काउंसिल होती थी, एक एग्जीक्यूटिव और एक आपका लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो इन काउंसिल में दूसरे वर्ग को भी, ठीक है, फिर इसमें यानी अन्य वर्गों को भी सीट का रिजर्वेशन दिया गया। तो ये उद्देश्य जो था उसमें महिलाओं के लिए भी सीट रिजर्व किया गया। तो ये एक तरह से उद्देश्य क्या था कि कांग्रेस से ज़्यादा लोगों को हम क्या करते जाएं, तोड़ते जाएं। ठीक है, तो पहले तो कम्युनल अवार्ड दिया तो भाई मुस्लिम समुदाय को तोड़ लें, क्योंकि 1906 में मुस्लिम लीग का गठन हुआ है, तो भाई उसको लगे कि सरकार हमारे लिए ज़्यादा कुछ कर रही है। फिर कांग्रेस को और भी कमज़ोर करने के लिए अलग वर्ग को भी लेजिस्लेचर में यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल में, विधायिका में सीट रिजर्व की बात दिखाया उन लोगों ने। फिर आप जानते हो कि भाई बाद में जो आपका राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से डिप्रेस्ड क्लास के लिए भी सीट रिजर्व की बात किया गया। तो इस तरह से कांग्रेस को कमज़ोर करने के लिए इस तरह से सीट रिजर्व की बात हुई।